कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। वैसे जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं चैनल पर देख रहे हैं उनसे ये बता देना चाहिए कि इससे पहले यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो 13 उपन्यास हैं वो कराए जा चुके हैं, उनका संक्षिप्त विवरण हो चुका है। जो 21 कहानियाँ हैं, 21 कहानियों का संक्षिप्त विवरण 2 वीडियो में भाग 1 भाग 2 करके दिया गया। ऐसे जो 14 नाटक आपके पाठ्यक्रम में है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, उसे भी 2 भागों में करके संक्षिप्त विवरण दिया गया। अब आपके पाठ्यक्रम में जो 11 निबंध हैं यह भी 2 भाग में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आज के इस भाग 1 में हम लोग 5 निबंधों की बात करेंगे। शेष 6 निबंध भाग 2 में कल चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर अन्य विधाएं जो हैं, जिनमें 14 विधाएं लगी हुई हैं, 14 रचनाएं लगी हुई हैं, जिसमें आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। तो ऐसे 11 रचनाएं हैं। 2 भाग में उसको साथ साथ करके 2 दिन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी आज 23 को निबंध का पहला भाग, 24 को निबंध का दूसरा भाग, 25 तारीख को अन्य विधा का पहला भाग और 26 तारीख को अन्य विधा का दूसरा भाग मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पाठ्यक्रम में जो उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य विधाएं हैं वो संक्षिप्त विवरण के रूप में आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला भाग। पहले भाग में 5 निबंधों की बात करेंगे। 5 निबंधों में दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, शिवमूर्ति, शिवशंभू के चिट्ठे और कविता क्या है, इन 5 निबंधों की चर्चा हम लोग करेंगे। कल अगले भाग 2 में नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मजदूरी और प्रेम, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य, इन 6 निबंधों की चर्चा कल भाग 2 में हम लोग करेंगे। आपको बता दें यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे यहाँ बैच लगातार चल रहा है। आज से नया बैच उपन्यास इकाई से प्रारंभ हुआ है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए इस समय हमारे यहाँ एडमिशन प्रारंभ है। बैच परीक्षा के दूसरे दिन प्रारंभ हो जाएगा। एडमिशन अभी से ही प्रारंभ हो चुके हैं। परीक्षा के दूसरे दिन आपको बैच मिल जाएगा, तो उसके लिए एडमिशन जारी है। उसके लिए भी आप इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण, पहला निबंध दिल्ली दरबार दर्पण, जो कि भारतेंदु जी का है। भारतेंदु के निबंध ब्रजरत्न दास ने जो एक लिखा है, ब्रजरत्न दास ने जो संपादन किया है इस किताब का, उसी में आप देखेंगे कि यह निबंध संकलित है। भारतेंदु के निबंध नाम से ब्रजरत्न दास ने जो संपादित किया है उन्हीं के पुस्तक में संकलित है। संकलित यह साहित्यिक निबंध है। दिल्ली दरबार दर्पण कैसा निबंध है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साहित्यिक निबंध है। वैसे इनके और साहित्यिक निबंधों की अगर हम बात करें जो ब्रजरत्न दास ने प्रकाशित किया है, उसमें आप देखेंगे सरयू पार की यात्रा, मेहदाबल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा, ग्रीष्म ऋतु, हिंदी भाषा और दिल्ली दरबार दर्पण, ये 8 उसमें साहित्यिक निबंध के रूप में संकलित हैं। इसमें 1877 में लगे दिल्ली दरबार का वर्णन मिलता है। इसमें भारतेंदु के राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना देखने को मिलती है। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करके उनका राज तिलक करने के लिए इस दरबार का आयोजन किया गया था। यानी दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया 1 जनवरी 1877 को क्यों किया गया, तो विक्टोरिया का राज तिलक करने के लिए किया गया था। इस दरबार में भारत के वायसराय, कई राजा महाराजा, नवाब, बुद्धिजीवी सभी उपस्थित थे। जब हम लोग दिल्ली दरबार की बात करते हैं तो एक उपन्यास का नाम याद आता है, दिल्ली दरबार उपन्यास। दिल्ली दरबार उपन्यास, जितने भी व्यूवर्स हैं वो ज़रूर कमेंट करके एक बार बताएं कि दिल्ली दरबार उपन्यास किसका है। भाई दिल्ली दरबार दर्पण निबंध
जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतेंदु जी का है, लेकिन बाई द वे पेपर जो सेट करते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि अच्छा दिल्ली दरबार दर्पण निबंध तो है ही है, एक प्रश्न डाल दें दिल्ली दरबार उपन्यास किसका है, और उसमें भारतेंदु भी विकल्प में रहे, तो मुझे लगता है जल्दबाजी में बहुत सारे लोग भारतेंदु लगा बैठेंगे, क्योंकि दिल्ली दरबार दर्पण उपन्यास निबंध आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए आपको भारतेंदु याद आएंगे। जबकि दिल्ली दरबार उपन्यास सत्यव्यास का है, लिख लीजिए, दिल्ली दरबार उपन्यास सत्यव्यास का है, सत्यव्यास। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, चीज़ें बताई जाती हैं, आप लोगों को समझाई जाती हैं, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूं कि अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है, किस तरीके का है, इसमें जो तथ्य दिए गए वो कैसे हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपको पता थी या नहीं पता थी, ज़रूर कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रिया से ये लगता है कि नहीं आप पूरी ईमानदारी से देख रहे हैं, और जब तक आप ईमानदारी से देखेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, कैसे आप सफल होंगे। तो ये जो दिल्ली दरबार है, दिल्ली दरबार और दर्पण के मुख्य बिंदु कौन से हैं? इसका मुख्य बिंदु है कि इसमें स्वतंत्र भारत का अभियान औपचारिक तौर पर आरंभ हुआ था। यह दरबार भारत के महान परिवर्तन का आरंभ था। महान परिवर्तन क्या था? महान परिवर्तन यह था कि सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था। ब्रिटिश सरकार का सत्ता हस्तांतरण दिखाया गया। जो दरबार है, दरबार का दृश्य अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार है कि दरबार एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील की दूरी पर था। कितने मील की दूरी पर था? तो 5 मील की दूरी पर। दरबार के बीच में वायसराय का चबूतरा षटकोण आकार का था। अब यह पूछा जा सकता है कि वायसराय का चबूतरे का आकार क्या था? बहुत डीप से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं ये मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं पढ़ा। भाई जब आप गहनता से अध्ययन करेंगे तभी तो चीज़ें आपको मिलेंगी। गहनता से अध्ययन करिए। और जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा जो कि सुनहला और रूपहली शीशे का काम जिसमें है उससे मढ़ा हुआ है। वायसराय के सामने अर्धचंद्राकार चबूतरा था जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल, पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदि वहाँ पर उस अर्धचंद्राकार चबूतरे पर बैठे हुए थे। इस चबूतरे की छत पर सुंदर नीले रंग का साटन कपड़ा था। इसके आगे लहरियादार छज्जा था जिस छज्जे पर चांद तारे बने हुए थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीले रंग के साटन की थीं। कुल मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वायसराय के सामने बने अर्धचंद्राकार चबूतरे पर कितने शासनाधिकारी राजाओं को जगह मिली थी? तो 63। वायसराय के सिंहासन के पीछे धनुष खंडाकार की 10 भागों में विभाजित सीढ़ीनुमा चबूतरा था जिस पर 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। वैसे दिल्ली दरबार की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो आपके पाठ्यक्रम में है 1877 का दरबार, वैसे और भी दरबारों का आयोजन हुआ। 3, इसके बाद 2 और दरबारों का आयोजन हुआ। 1903 का दरबार का आयोजन हुआ जो एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत के सम्राट और उनका राजतिलक करने के लिए किया गया था। ऐसे ही आप देखेंगे 1911 का दरबार दर्पण हुआ था जब जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम की जब बात आती है 1911 में तब यहाँ पर जो आज हम लोकगीत राष्ट्रगीत देखते हैं वो गाया गया था। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। यह कब गाया गया था? तो 1911 के दरबार में गाया गया था। जॉर्ज पंचम की अगुवाई की गई थी और उन्हीं को सबसे पहले गाकर सुनाया था। खैर ये तो इतिहास की बातें हैं, कभी मौका मिला तो इसके बारे में पूरा विस्तृत आपको बताएंगे।
राजाओं और अधिकारियों को उपहार के रूप में अगर इसमें बात करें इस दरबार में, तो शासनाधिकारी राजाओं को एक रेशमी झंडा मिला था, सोने का तगमा मिला था। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के मोटे मोटे चमकीले डंडों पर राजराजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था और एक पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था। किलात के खां को झंडा नहीं मिला था, लेकिन उन्हें क्या मिला था? उन्हें एक हाथी मिली जिस पर 4000 की लागत का एक हौदा लगा हुआ था। जड़ाऊ गहने मिले, घड़ी मिली, कारचोबी कपड़े मिले, कम खाब के थान मिले। ये सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें इन्हें तोहफे में मिली थी। इतनी ही नहीं, इनके साथ जो सरदार आए थे उनको किश्तियों में लगाकर 10,000 की चीज़ें दी गई थी। तो ये था दिल्ली का दरबार। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये संक्षिप्त विवरण चल रहा है भाई। विस्तृत के लिए तो पूरा हमारे यहाँ बैच ही चल रहा है, जिसमें एक निबंध एक दिन कराया जाएगा, अगले दिन दूसरा निबंध कराया जाएगा और पूरा विस्तृत लेकर हम लोग चलते हैं। यहाँ ये संक्षिप्त विवरण है और ये हमेशा होता है जब यूजीसी नेट की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा यूपीएचएससी की जब पास आती है, 10 दिन का समय बचता है, तब उस 10 दिन में इस तरीके का एक मास्टर वीडियो बनाकर डाल दिया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं लगातार लगे रहते हैं उन तक कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच सकें और कम समय में वो इसको रिवाइज कर सकें। दूसरा है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जिसे बलिया व्याख्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ। यह बलिया के ददरी के मेले के समय आर्य देशोपकरणी सभा में दिया गया भाषण है, इसीलिए कहा गया बलिया व्याख्यान। ये व्याख्यान है, भाषण है। कहाँ पर दिया गया? बलिया में। यह भी अगर आप देखें तो ब्रजरत्न दास ने जो भारतेंदु के निबंध लिखा है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर सांस्कृतिक निबंध उन्होंने लिखा। सांस्कृतिक निबंध में तदीय सर्वस्व की भूमिका, वैष्णवता और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यीशु ख्रिस्ट और ईस्ट कृष्ण। तो ये सब सांस्कृतिक निबंध हैं। अगर बाई द वे पूछा जाए कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु का कैसा निबंध है, तो सांस्कृतिक निबंध है। इसमें भारतेंदु ने भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएं और भविष्य के स्वप्न को रेखांकित करते हैं। इसमें निज भाषा और स्वदेश हित के प्रश्न को भी उठाते हैं। इस निबंध का विषय क्या है? प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जो भी निबंध दिया गया इसका विषय क्या है या कहाँ पर संकलित है, या बीच के कथन पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण है बस उतनी ही चीज़ें कराई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा विस्तृत लेकर नहीं चल रहे हैं हम लोग, संक्षिप्त विवरण है। देश की दरिद्रता का चित्रण मिलेगा, जनता के स्वभाव को उजागर किया गया, आलसी लोगों पर कटाक्ष किया गया, उच्च वर्ग की विलासिता पर व्यंग और रूढ़िवादी परंपरा का विश्लेषण किया गया है। इसमें भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसमें इन विषयों पर बात की गई है। भारतेंदु का संदेश इसमें क्या है? भारतेंदु का संदेश है कि स्वरोजगार पर ध्यान दें, भाईचारे की भावना बनाए रखें, सांप्रदायिक तनाव न बनाएं, आलस्य का त्याग करें और भाग्य पर भरोसा न कर मेहनत करें। अब आइए यहाँ पर कुछ अंश की बात कर लेते हैं इस निबंध के, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें अंश है कि बनारस ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। यहाँ राबर्ट साहब अकबर हैं, तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसमें रॉबर्ट साहब की तुलना किससे की गई? अकबर से की गई। चतुर्भुज सहाय की तुलना किससे की गई? अबुल फजल से की गई। बिहारी लाल की तुलना किससे की गई? टोडरमल से की गई। हिंदुस्तानी लोगों को क्या कहा गया? रेल की गाड़ी कहा गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। इतना ही नहीं, इसी निबंध में जब आप आगे चलेंगे तो भारतेंदु जी कहते हैं
कि हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ियां बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बड़े बड़े महसूल की स्टैंड में लगी हैं, पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे बस इतना कह दीजिए, का चुप साध ही रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है, सो बल कौन याद दिलावे। यानी इनका अगुआ कोई नहीं है, आगे चलने वाला कोई नहीं है। और फिर कहते फिर यही मसल है कौन सी मसल है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। और उसके बाद फिर आगे व्यंग्य किया गया है। उच्च वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोगों पर व्यंग्य किया गया है। कहते हैं कि 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गम सम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की यही दशा है, गए हम। यानी जो जौक शौक है ये उच्च वर्ग है, जो गम सम है ये मध्यम वर्ग है, और गए हम ये निम्न वर्ग है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दें। आगे एक कथन और है कि लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उस पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। और फिर उन्होंने यह भी कहा है कि पहले तो मनुष्य ही दुर्लभ है, जो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। भाई इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्या कहना चाहिए। और वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। और उन्होंने ये भी कहा कि वैसे भी अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें तो वैसे ही अंग्रेज़ों के राज्य में भी जो हम मेढक, काट के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे, तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। और फिर आलस्य के ऊपर उन्होंने मलुक दास की यह पंक्ति कही कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये आलस्य के ऊपर उन्होंने मलुक दास की पंक्ति कही है। किसकी पंक्ति है यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन की बात जब आती है, पृथ्वीराज के से जब युद्ध की बात थी, बंदी बना लिया जाता है, तो चंद कवि उनके साथ है, चंद कवि भी उनके साथ कैदी है। और यह सब देखकर चंद ने कहा था कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहु आज इक्के मारे इक्के सर। ये चंद कवि की, तो मलुक दास की भी पंक्ति है और चंद कवि की भी पंक्ति है। किसकी किसकी पंक्ति है? तो मलुक दास और चंद कवि। इसके अलावा भारतेंदु ने अपने इस निबंध में सुन्नी धर्म वाले मुसलमान होली, दीपावली, व्रत आदि के बारे में बताया। बाल विवाह, कुलीन प्रथा, बहु विवाह को रोकने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। भाई सुन्नी धर्म के बारे में उन्होंने बताया कि सब सुन्नियों का मूल धर्म है, इसमें सबसे पहले धर्म की ही उन्नत करनी चाहिए। देखो अंग्रेज़ों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिलती है। और ऐसे ही व्रत के बारे में भी उन्होंने बताया कि एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिससे महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले सिर पर पानी चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। ऐसे ही दीपावली के बारे में उन्होंने कहा कि दीपावली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। ऐसे ही होली के बारे में उन्होंने कहा कि होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। जो बाल विवाह होते हैं उन बाल विवाह पर भारतेंदु जी ने अपने इस निबंध में कहा कि लड़कों का छोटे उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। लड़कों की छोटेपन ही में शादी करके उनका बल, बीरज, आयुष सब घट जाता है। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। ऐसे ही कुलीन प्रथा, बहुविवाह, इन सब पर उन्होंने कहा। भारतेंदु ने आधुनिक शिक्षा के बदले नैतिक शिक्षा पर बल दिया, आपसी भाईचारे पर बल दिया।
नैतिक शिक्षा का मतलब ये है कि अपने से बड़ों का सम्मान किस तरीके से करना है, कैसे रहना है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बताया। धर्म सीखना है अपना। उन्होंने कहा कि ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वे अपने देश कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज शिक्षा दें। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। आपसी भाईचारे की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि जो जिस योग्य हो उससे उस योग्य व्यवहार करना चाहिए, आपस में झगड़े नहीं करना चाहिए। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। तो ये भाईचारा का संदेश उन्होंने दिया। और आगे उन्होंने फिर यहाँ पर लिखा, एक गज़ल की पंक्ति लिखी कि शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। भारतेंदु ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर भी बल दिया है। स्वदेशी को अपनाने पर भी उन्होंने बल दिया है। तो इस तरीके से इस निबंध में क्या है वो आप लोगों ने देखा। अब बात करते हैं शिवमूर्ति निबंध की। शिवमूर्ति निबंध जो कि प्रताप नारायण मिश्र जी का है। यह निबंध उन लोगों के लिए लिखा है जो अपने विचार से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और आनंद से भर जाते हैं। इसके अलावा खुद से परे जाकर दूसरों की भी भला सोचते हैं। इस निबंध के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य से प्रेम करने के साथ साथ प्रकृति और अन्य जीव जंतुओं से भी प्रेम करना चाहिए। धार्मिक उन्माद के स्थान पर विश्व बंधुत्व की भावना को स्वीकार करें। मनुष्य के बीच बैर नहीं होना चाहिए। अंधी आस्था के स्थान पर ईश्वर का सच्चा ध्यान करना चाहिए। ईश्वर के साथ साथ खुद पर भी भरोसा करना चाहिए। यह इस निबंध के माध्यम से बताया गया है। इस निबंध के अगर हम अंश की बात करें तो कहा गया है कि यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलेनाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। इससे शैवों का शाक्तों के साथ विरोध अयोग्य है। हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को ही किसी से द्वेष बुद्धि पाप है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि हमारे ग्राम देवता भगवान भूतनाथ सब प्रकार के अकथ, अप्रत्यक्ष और अचिंत्य हैं। जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं वह भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश के सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। हाँ, मूर्तियों के बारे में ध्यान दें कि यहाँ पर कितने प्रकार की मूर्तियों का जिक्र किया गया है शिव मूर्ति निबंध में। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। यहाँ पर कई प्रकार की मूर्तियों का जिक्र शिव मूर्ति निबंध में किया गया, जैसे पाषाण की मूर्ति, धातु की मूर्ति, रत्नमयी मूर्ति, मृत्तिका की मूर्ति, गोबर की मूर्ति, पारे की मूर्ति। लेकिन अगर इन मूर्तियों को, इतने प्रकार की मूर्तियों का जिक्र किया गया तो इनका आशय क्या है, क्या कहा गया है इनके बारे में। जो शिव मूर्ति निबंध में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि शिव मूर्ति निबंध में कितने प्रकार की मूर्तियों का जिक्र है, तो 6 प्रकार की मूर्तियों का जिक्र है। या कौन कौन सी प्रकार की मूर्तियों का जिक्र है, 1 2 3 4 5 करके पूछा जा सकता है। पाषाण की मूर्ति के बारे में उन्होंने कहा कि इसका भाव यह है कि हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। वहीं धातु की मूर्ति की अगर बात करें तो इस धातु की मूर्ति के बारे में उन्होंने कहा कि इसका आशय यह है कि हमारा स्वामी कैसा है, दयामय है। ये धातु की मूर्ति का आशय उन्होंने बताया। वहीं रत्नमयी जो मूर्ति है, रत्नमयी मूर्ति के बारे में उन्होंने कहा कि इससे हमारा आशय यह है कि जो हमारा ईश्वरीय संबंध है वह अमूल्य है। इस रत्नमयी मूर्ति के लिए उन्होंने बताया
वहीं जो मृतिका की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, उसके लिए उन्होंने बताया कि इससे यह आशय है कि मिट्टी और जल इसका अभाव कहीं भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर का वियोग भी कहीं नहीं है, ये मिट्टी की मूर्ति का आशय है। और जब इसका अभाव नहीं है तो ईश्वर क्या है? ईश्वर निर्धन के धन है। ईश्वर किसके धन है? तो ईश्वर निर्धन के धन है, गरीबों के धन है। और कहा गया कि हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। और उसके बाद गोबर की मूर्ति की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा कि गोबर की मूर्ति से हमारा आशय यह है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। यह गोबर की मूर्ति का आशय है। एक बार गौर से सुने, गोबर की मूर्ति का आशय उन्होंने कहा कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। यह गोबर की मूर्ति का आशय है। वहीं जो पारे की मूर्ति है उसका आशय उन्होंने कहा कि पारे की मूर्ति का आशय है कि प्रेमदेव हमारे पुष्टिकारक सुगंधम पुष्टिवर्धनम, यानी यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। ये पारे की मूर्ति का आशय उन्होंने समझाया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है और मूर्तियों के 3 रंगों की चर्चा की है, श्वेत, लाल और काला। श्वेत, लाल और काला। तो ये श्वेत, लाल और काला का आशय क्या है? श्वेत, लाल और काला का आशय क्या है? इसका आशय यह है, जिस प्रकार से आपने देखा इससे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि पाषाण की मूर्ति का आशय क्या होगा, धातु की मूर्ति का आशय क्या होगा, रत्नमयी मूर्ति का आशय क्या होगा, मृतिका की मूर्ति का आशय क्या होगा, गोबर की मूर्ति का आशय क्या होगा, पारे की मूर्ति का आशय क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से मूर्तियों के रंगों का आशय क्या है, जो 3 प्रकार के रंगों की चर्चा उन्होंने की है। इसमें जो श्वेत रंग है इसका आशय यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है। जो लाल रंग है उसका आशय यह है कि यह रंग रजोगुण का वर्णन है। कविता के आचार्यों ने भी अनुराग का रंग लाल कहा है। ऐसे जो काला रंग है उसका आशय उन्होंने बताया कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। यह काले रंग का आशय बताया गया है। आगे कहा गया कि फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता का वर्णन करते हैं तो उनके यहाँ कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं हैं। ऐसे शिवमूर्ति में, इस शिवमूर्ति निबंध में शिवमूर्ति के नाम गिनाए गए हैं। कौन कौन नाम? हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर और प्रेमेश्वर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिवमूर्ति निबंध में शिवमूर्ति के अन्य कौन कौन से नाम हैं? तो अन्य नाम है हृदयेश्वर, मंगलेश्वर और भारतेश्वर तथा प्रेमेश्वर। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण नाम प्रेमेश्वर है। प्रेमेश्वर मतलब प्रेम का ईश्वर नहीं, प्रेममय ईश्वर, यह बताया गया है। प्रेममय ईश्वर कहा गया कि अक्षरमयी शिवमूर्ति के अगणित नाम हैं। अब बात में मान लिया जाए कि इस निबंध में आपसे पूछा जाए कि शिवमूर्ति निबंध में निम्न का सही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लें, हमारे ग्राम देवता भगवान भूतनाथ। क्योंकि जो खंड वाइज लिखा गया, जो पैरा वाइज लिखा गया, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारे ग्राम देवता भगवान भूतनाथ पहला। दूसरा, मूर्ति बहुधा पाषाण की मूर्ति होती है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है। तीसरा, वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। चौथा पॉइंट, शिव पर गंगा का चिन्ह। पांचवा पॉइंट, हमारा मुख्य विषय शिवमूर्ति है। और छठा पॉइंट लिख लें, शिवमूर्ति क्या है। देखिए, इस तरीके से अगर खंडों में आप लिखेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, एक एक चीज़ें रट जाएंगी। भाई हमारे यहाँ जो पेड बैच चलता है, तीसरी बार सिलेबस ख़त्म हुआ है।
वैसे ही नहीं कि 11,500 फीस ली जाती है, एक एक तथ्य रट जाते हैं, एक एक चीज़ें समझा दी जाती हैं। और 150 प्लस रिजल्ट मिलना, नेट और जीआरएफ मिलाकर 150 लोगों का रिजल्ट मिलना किसी परीक्षा में एक साथ अपने आप में मायने रखता है। और रिजल्ट मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि पाठ्यक्रम को 2-2 बार 3-3 बार रिवाइज करा दिया जाता है। अब आप सोच रहे हो 2 बार 3 बार रिवाइज कैसे हो जाता है, लोगों के यहाँ तो 6-6 महीने नहीं समाप्त होता है। भाई हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, सप्ताह में 7 दिन लेक्चर मिलते हैं, डेली का डेली टेस्ट सीरीज मिलता है। एक टॉपिक आप दिन में 3 बार पढ़ते हो, सुबह पीडीएफ मिलता है, दोपहर में डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर मिलता है, रात में 9 बजे लाइव क्लास मिलती है, डेली टेस्ट सीरीज मिलता है। तो इतनी चीज़ें जब मिलती हैं, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, टाइम पास करने वाला नहीं कि एडमिशन ले लिया और फिर शांत, जब परीक्षा आएगी 1 महीना बचेगा तो पढ़ लेंगे, फिर तो नहीं संभव है। एक नियम बनाइए कि प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ने हैं, 3 घंटे पढ़ने हैं, और उस नियम को फॉलो करिए जब तक परीक्षा ना हो जाए। परीक्षा के बाद से दूसरे दिन से बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो पढ़ने वाले लोग हैं अभी से ही एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं। अभी आज भी सुबह 3 लोगों का एडमिशन हुआ। तो जो पढ़ने वाले लोग लगातार उसी तरीके से आप भी नियम बनाइए और पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे आप अवश्य सफल होंगे। अगर एक नियम बनाकर चलेंगे अवश्य सफल होंगे। फिर इसके बाद में शिवशंभू के चिट्ठे, जो कि बालमुकुंद गुप्त का है। कई जगह बालकृष्ण भट्ट लिखा हुआ होता है किताबों में, लोग भ्रमित हो जाते हैं। बालमुकुंद गुप्त का शिवशंभू के चिट्ठे, जो कि भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसमें जो चिट्ठे हैं वो 11 अप्रैल 1903 से लेकर 9 मार्च 1907 तक के चिट्ठे इसमें संकलित हैं। इसमें अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई है। यह प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इसकी शुरुआत स्वप्न से होती है। इसमें लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल पर व्यंग्य किया गया है। इसमें निम्न विषयों पर कटाक्ष किया गया है। किन विषयों पर? तो नैतिकता और स्वाधीनता का संबंध, शिक्षा का बाजारीकरण, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, गरीबों को शिक्षा से वंचित रखना, अंग्रेजी सरकार की भेद नीति और शासन व्यवस्था, अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थापित आयोग के कार्य, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया गया भारत विरोधी कार्य। शिवशंभू के चिट्ठे में निम्न चिट्ठे शामिल हैं। 8 चिट्ठे शामिल हैं। इन्हें क्रम से भी आपको ध्यान रखना है। वैसे ये जो पीडीएफ देख रहे हैं, जिस पीडीएफ से संक्षिप्त विवरण का वीडियो आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ बगैर शुल्क दिए आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर हमारे आप अपना नाम लिख कर व्हाट्सअप कर दीजिए और लिख दीजिए कि फ्री वाला पीडीएफ चाहिए, या फ्री पीडीएफ, या नाटक पीडीएफ, या उपन्यास पीडीएफ। क्योंकि उपन्यास सभी कराए जा चुके हैं, नाटक कराए जा चुके हैं, निबंध चल ही रहा है, कहानी हो चुकी है। इस निबंध में हम लोग 5 निबंध की आज चर्चा कर रहे हैं। कल दूसरे भाग में बचे हुए 6 निबंधों की चर्चा करेंगे। तो आप ये पीडीएफ आप अपना नाम लिख के भेजेंगे, आपका नाम सेव कर लिया जाएगा, और हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर पीडीएफ का लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो 8 निबंध हैं उनका क्रम ध्यान रखना। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण और वंग विच्छेद, ये 8 हैं। वैसे शिवशंभू के चिट्ठे जो निबंध है, जो किताब है शिवशंभू के चिट्ठे, आपसे एक प्रश्न आप लोगों से, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, शिवशंभू के चिट्ठे जो किताब है, उस किताब में भूमिका किसने लिखा है? भूमिका का नाम है गूंगी प्रजा का वकील शिवशंभू शर्मा। भूमिका का नाम बता दे रहा हूँ, शीर्षक क्या है? गूंगी प्रजा का वकील शिवशंभू शर्मा। किसने लिखा है ये भूमिका? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। क्योंकि देखिए, जितनी भी किताबें आपके पाठ्यक्रम में, भूमिका बहुत ज़रूरी है। अक्सर भूमिका से आप देखेंगे 2 से 3 प्रश्न आपको मिलते हैं। ये मेरी गारंटी, 100% मेरी गारंटी है। आप चाहे इसको रिकॉर्ड कर लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा, पूरी परीक्षा में
जो आपके पाठ्यक्रम में किताबें लगी हुई हैं उनकी भूमिका से 2 से 3 प्रश्न 100% मिलता ही मिलता है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ भूमिका से। भूमिका है गूंगी प्रजा का वकील शिवशंभू शर्मा। किसने लिखा है? मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि पता था या नहीं। विजेंद्र स्नातक ने लिखा है। विजेंद्र स्नातक ने लिखा है गूंगी प्रजा का वकील शिवशंभू शर्मा। और उसी में आप देखेंगे कि यह 8 के 8 खंड दिए गए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें बालक द्वारा लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया, लॉर्ड कर्जन को दिखाया गया। बुलबुल द्वारा आज़ादी को प्रदर्शित किया गया, यानी बुलबुल किसका प्रतीक है? तो आज़ादी का प्रतीक है। उसमें जो बिल्ली है जो बुलबुल को पकड़ती है वो चालाक एवं शक्तिशाली देश का प्रतीक है। लॉर्ड कर्जन केवल गिनाने लायक 2 ही काम किए हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाया और दूसरा दिल्ली दरबार दर्पण का आयोजन किया। ये 2 ही काम किए हैं। वहीं पर लॉर्ड रिपन की जो मूर्ति है उस मूर्ति पर कहा गया है, व्यंग्य नहीं कह सकते हैं उसको, मूर्ति पर कहा गया है कि यह देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। लॉर्ड रिपन ने भारतवासियों के लिए कई अच्छे काम किए हैं और इसीलिए इस निबंध में शिवशंभू के जो चिट्ठे हैं, इस शिवशंभू के चिट्ठे में बालमुकुंद गुप्त ने इसीलिए कहा है लॉर्ड रिपन के बारे में। तो यहाँ पर आपने लॉर्ड रिपन के बारे में देखा। अब इस लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ जो कथन है उन कथन की अगर हम बात करें, अगर हम कथन की बात करें तो जैसे श्रीमान का जो स्वागत जो आपके पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है, यहाँ पर देखें श्रीमान का स्वागत जो मैंने अंश इसमें बताया है, श्रीमान का स्वागत, ये कर्जन जब दोबारा वायसराय बनकर आते हैं तो पुनः कर्जन के वायसराय बनने पर लिखा गया। ऐसे ही वायसराय का जो कर्तव्य है, हेलो हाँ अभी क्लास में है, वायसराय का जो कर्तव्य है इसमें आप देखेंगे कि कैनिंग के 1858 में सुनाए गए जो घोषणा पत्र है रानी विक्टोरिया का, महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र सुनाया गया था 1858 का, उसको वायसराय के कर्तव्य में कहा गया है भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार, भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार। तो इसी तरीके से इसमें कुछ अंश हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ तो संक्षिप्त विवरण में इसकी विषय वस्तु क्या है, प्रकाशन क्या है, कहाँ पर संकलित है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ऐसे कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है, प्रकाशन वर्ष 1939, चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। जब चिंतामणि भाग 1 की बात आती है तो इसमें संकलित कुल निबंधों की संख्या कितनी है? कुल निबंधों की संख्या कितनी है? 17 है, जिनमें से आप देखेंगे कि प्रारंभ के जो 10 निबंध हैं वो मनोविकारों पर आधारित हैं और अंतिम के जो 7 निबंध हैं वह साहित्यिक निबंध की श्रेणी में आते हैं। जो अंतिम के 7 निबंध हैं वो साहित्यिक निबंध की श्रेणी में आते हैं। कविता क्या है? एक साहित्यिक निबंध है। बाकी जो 10 भाव और मनोविकार पर आधारित हैं, आप देखेंगे भाव और मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये जो 10 निबंध हैं ये कौन से हैं? मनोविकारों पर आधारित हैं। बाकी जो 7 निबंध हैं, कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, ये जो 7 निबंध हैं ये साहित्यिक निबंध हैं, साहित्य से संबंधित निबंध हैं। कभी कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है कि चिंतामणि भाग 1 का संपादन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। भाग 2 का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। भाग 3 का नामवर सिंह ने किया। भाग 4 का कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो और भी चीज़ें आपको बता दें, लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से तो आप जानते ही बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। चिंतामणि भाग 1 में
भाग 1 में 17 निबंध संकलित हैं, भाग 2 में 3 निबंध संकलित हैं, भाग 4 में 21 निबंध संकलित हैं, और भाग 3 में 21 निबंध संकलित हैं और भाग 4 में 47 निबंध संकलित हैं। लिख लें, भाग चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध, चिंतामणि भाग 2 में 3 निबंध, चिंतामणि भाग 3 में 21 निबंध, चिंतामणि भाग 4 में 47 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 1 का संपादन रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चिंतामणि भाग 3 का संपादन नामवर सिंह, चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। समझ में आ गया? तो इसे भी ध्यान रखना, कभी कभी क्रम से पूछ लिया जाता है। तो कविता क्या है, ये किस में संकलित है? चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। क्रम से अगर पूछ लिया जाए तो यह भी आपको बता दें, अगर क्रम से पूछा जाए तो क्रम से 11वां निबंध आपको मिलेगा। यह कविता क्या है में कुल शीर्षक कितने हैं? तो 14 शीर्षक हैं। 14 शीर्षक कौन से, अभी आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें कहा गया कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। शुक्ल जी कविता को साधन मानते हैं जिसके द्वारा मनुष्य आगे बढ़ता है। प्रवृत्त और निवृत्त के मूल में रहने वाली अंतःकरण की प्रवृत्तियां राग कहलाती हैं। साहित्य में रागों या मनोविकारों को भाव कहते हैं। कविता क्या है, इसके तहत 14 शीर्षक हैं। 14 कौन कौन से हैं, इन्हें ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता क्या है? कविता के आवरण और कविता, सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भाव या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कार, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। तो यहाँ पर ये जो शीर्षक दिए गए हैं, इन शीर्षक को जरूर ध्यान रखिए, इन शीर्षक को जरूर ध्यान रखिए। जैसे कविता की भाषा की अगर बात करें तो यहाँ से जो कथन पूछे जाते हैं आपको पता ही है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। अब देखेंगे यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऐसे कविता की आवश्यकता की अगर बात करें तो इससे एक कथन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये शीर्षक दिए गए हैं, इन शीर्षक को आप जरूर ध्यान रखें और इन शीर्षक से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर जो सौंदर्य है, मैं इसलिए थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ ताकि अगर सुने रहेंगे तो आपको याद रहेगा। बाकी कुछ कथन मैंने आगे दे रखा है जो अभी आपको मिल रहा है। सौंदर्य में आप देखेंगे, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। ये पूछा भी गया है, आप लोगों को पता भी होगा। जो सौंदर्य शीर्षक है इससे 2 और कथन महत्वपूर्ण है जो पूछे जा सकते हैं। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर, गौर से सुनिएगा, जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। समझ में आई? फिर से सुनिए, जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। ऐसे ही सौंदर्य से एक और महत्वपूर्ण कथन है कि कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में, कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। तो इन जो बताया गया, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने एक कथन बताया था, टेस्ट सीरीज में मैंने दिया भी था, मनोरंजन से था। मनोरंजन से जो कथन पूछे जाते हैं, टेस्ट सीरीज में मैंने 2 कथन दिया था। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको याद होगा, अगर मैं वो कथन बताऊं तो शायद याद आ जाए उनको। और मैंने पूछा था कि ये किसका कथन है,
यह नहीं पूछा था किस निबंध का है, मैंने पूछा था किसका कथन है, और कथन सुने। जब रीतिकाल में पढ़ा रहा था उस समय मैंने वहाँ दिया था आप लोगों को कि हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकरध्वज रस झोंकते थे। दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज रस की पिचकारी देते थे। याद आया? यह कथन मैंने पूछा था कि किसका है। तो यह कविता क्या है? निबंध में जो शीर्षक है मनोरंजन, उसी शीर्षक से है। एक और दिया था कि मनुष्य कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौंदर्य का कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। तो ये मैंने पूछा था आप लोगों से। खैर, आइए कुछ तथ्यों की और बात करते हैं। कविता क्या है? जो शीर्षक है उसमें जो पहला है कविता क्या है, उसी से देखिए यहाँ पर प्रश्न आप देखिए, कथन देखिए, और परीक्षा में पूछा भी गया है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। ये कविता क्या है जो शीर्षक है उसमें है। कविता क्या है का जो दूसरा शीर्षक है अंदर या उप शीर्षक, सभ्यता के आवरण और कविता, इससे भी खूब कथन बन सकते हैं। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। और एक ये कथन, भाई तुम यह सब इसलिए ना कर रहे हो कि पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूड़ी खाओ और मैं सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दोसाले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहे। और इसके अलावा यहीं पर एक और कथन है जो पूछा जा सकता है कि तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया, इस वाक्य में रसात्मकता नहीं है। तो यह कथन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित है। अब इसके बाद में जो तीसरा शीर्षक है कविता और सृष्टि प्रसार, इसके अंश हैं कि काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य शक्ति के और कहीं समस्त चराचर के। कविता और सृष्टि प्रसार जो यहाँ पर उपशीर्षक दिया गया, इसमें कहा गया कि मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है और न कला की विचित्रता। यह प्राचीन भारत में सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि है, ये कहा गया है। केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। तो ये कविता और सृष्टि प्रसार के लिए कहा गया। ऐसे ही आप देखेंगे इसमें जो और शीर्षक हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, मार्मिक तथ्य। मार्मिक तथ्य का एक कथन ध्यान रखिएगा। मार्मिक तथ्य का एक कथन ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं? वह समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे से हमारा भी नाश ना कर दे। ये मार्मिक तथ्य इसी में का है। कविता क्या है का जो उपशीर्षक है, मार्मिक तथ्य उसी में है कि कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं,
वह समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे से हमारा भी नाश ना कर दे। यह सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मार्मिक तथ्य जो उपशीर्षक है कविता क्या है, उसी में उन्होंने कहा है। उसके अलावा काव्य और व्यवहार में भी कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा कथन कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति जो है वो भावात्मिका है। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती है। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग आना आवश्यक है। तो इस तरीके से मनुष्यता के उच्च भूमि में भी कुछ कथन है। तो थोड़े थोड़े जो कथन है उन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी संक्षिप्त विवरण के लिए जितना हो सकता था उतना इस 50 मिनट में 5 निबंधों के बारे में संक्षिप्त विवरण मैंने दिया। UPHESC हायर के लिए उपन्यास इकाई से नया बैच आज से प्रारंभ हो चुका है। आज उपन्यास का विकास हुआ है, उसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा होगी। अगर आप भी नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं UPHESC हायर के लिए तो कल पर न टालिए और ज्वाइन करिए, आगे बढ़िए। UGC नेट के लिए भी नए बैच के लिए एडमिशन प्रारंभ हो गया। 30 सितंबर को आप लोगों की UGC नेट की परीक्षा हो जाएगी। ठीक उसके दूसरे दिन से नया बैच प्रारंभ हो जाएगा। ये PDF जिससे वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। और इससे पहले जो भी चीज़ें कराई गई हैं उन PDF का लिंक स्टेटस पर है, जिसे वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका दूसरा भाग जब कल हम पब्लिश करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर बताएं जो भी चीज़ें पूछी गई आपको पता था या नहीं पता था, वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है, या अन्य जगह जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं या जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से यहाँ की जो चीज़ें दी गई उसकी तुलना में कितना अच्छा है या ख़राब है या क्या है, कुछ तो अपनी प्रतिक्रिया दें। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल इसके दूसरे भाग में बचे हुए 6 निबंधों के साथ।